ये महत्वपूर्ण सेशन और ग्रामीण विकास के इस महत्वपूर्ण सेशन के माध्यम से हम चलेंगे कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आगे की ओर। दोस्तों, हम आपको बता दें, लगातार हम लोग सुबह 8 बजे प्रैक्टिस श्रृंखला के माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। सुबह 8 बजे ऐसी विशेष ग्रामीण विकास से संबंधित आयाम, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए आवश्यक है, ये लगातार एज अ श्रृंखला के तौर पर आपके बीच में उपस्थित होता रहेगा। आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों को सुप्रभात। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको निश्चित तौर पर वन लाइनर नोट्स बनाइए और उनका बार बार रिवीजन करिए। अगर आप इस तरीके से अध्ययन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्त ये आपकी सफलता में 4 चांद लगाएगा, क्योंकि एक लंबे समय से की गई तैयारी, एक लंबे निश्चित पैटर्न पर आगे अर्जित किया गया अनुभव सदैव आपको सफलता के शिखर तक, सदैव सफलता के ऊंचाई तक लेकर के जाता है। तो आइए दोस्त, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। और आप मैक्सिमम का कमेंट भी आ रहा है। चलिए, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों को सुप्रभात। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखेंगे, पढ़ेंगे। कह रहा है कि गांव की चौहद्दी के साथ साथ प्रत्येक खेत की चौहद्दी कहां पर दर्ज रहती है। कह रहा है कि खसरे पर, खतौनी पर, नक्शे पर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है, देखिए इसमें 2 चीजें इंक्लूड है, 2 चीजें शामिल है। एक शामिल है गांव की चौहद्दी। गांव की चौहद्दी का मतलब होता है गांव का रकबा, मतलब गांव की जो कुल भूमि है और जो कृषि योग्य कुल भूमि है वो, और इसके साथ साथ प्रत्येक खेत की, मतलब इसमें ये देखिएगा यहां लिखा है प्रत्येक खेत की चौहद्दी, मतलब पूरे गांव का, और गांव में जो आबादी है ये सारी चीजें, कहां आबादी है, कहां सड़कें हैं, कहां पक्की नाली है, कहां ट्यूबवेल है, कहां पर आवास है, इस तरीके की चीजें, कहां प्राथमिक स्कूल है, कहां पर तालाब इत्यादि है, ये सारी चीजों का जो ये गांव की चौहद्दी में आ गया। और इसके साथ साथ गांव के प्रत्येक खेत का स्पष्ट चौहद्दी पूछ रहा कहां होता है। कह रहा खसरे पर, खतौनी पर, नक्शे पर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। एक बार हम आपके कमेंट देखना चाहेंगे और बहुत सारे लोगों का जवाब आ भी रहा है। देखिए, बिल्कुल सभी लोगों को एक साथ मिलकर के कमेंट करना पड़ेगा। सभी लोग कमेंट करिए। लास्ट में हम आपसे जो भी बातचीत आपकी होगी उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत में आप सबसे पहले हाँ बिल्कुल कमेंट करें तो आने लगे। देखिए, जब हम खसरे की बात करते हैं तो खसरा किसी कृषक का, याद रखिएगा क्या, खसरा किसी कृषक का व्यक्तिगत विवरण होता है। इसको आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, ये व्यक्तिगत विवरण होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि किसी कृषक का ये व्यक्तिगत विवरण, अगर आप जाते हैं तो खसरा निकलवाते हैं। हाँ सॉरी, खसरा नहीं, ये तो मैंने खतौनी के बारे में लिख दिया, सॉरी। देखिए, ये मतलब किसी कृषक का, ये ध्यान दीजिएगा कि किसी कृषक का व्यक्तिगत विवरण, किसी कृषक का व्यक्तिगत विवरण जो होगा ये याद रखिएगा आपका क्या कहलाएगा, खतौनी कहलाएगा। और खसरा क्या होता है, तो ये याद रखिएगा कि ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप लिखेंगे कि खेत की बुआई, इसमें केवल खेत की बुआई का विवरण, का वार्षिक विवरण इसमें होता है। अब देखिए, ये आपका 2 क्लियर हो गया। अब जो नक्शा होता है, ये किसी भी गांव का जो नक्शा होता है, ये नक्शा पूरे गांव का होता है। इसमें गांव में कहां नाली है, कहां ट्यूबवेल है, कहां पर चक है, ये सारी चीजों का स्पष्ट वर्णन होता है। मतलब इसमें गांव की चौहद्दी भी होती है और इसमें प्रत्येक खेत की चौहद्दी भी होती है। ये संपूर्ण चीजें एक जगह पर होती है जिसको हम लोग नक्शा कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का बोलिए राइट जवाब क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 1 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम आने लगा, हाँ बिल्कुल, नक्शा पर, बिल्कुल। तो ये याद रखिएगा। अब ऐसे ही कहता है कि खेत की बुआई का वार्षिक विवरण कहां पर दर्शाया जाएगा, तुरंत बताइएगा, खसरे पर दर्शाया जाएगा। कह रहा कि किसी कृषक का व्यक्तिगत विवरण उसकी मांग के आधार पर देय होता है, उसको हम लोग खतौनी बोलते हैं।
ठीक है, तो एक का राइट जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 2 के क्रम पर चलते हैं। कह रहे जमीन का कंप्यूटरीकृत डाटा, जमीन का कंप्यूटरीकृत डाटा रखने के लिए पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। और यह पूछ रहा है कि यह सॉफ्टवेयर कब विकसित किया गया। ए कह रहा है कि 2002 में विकसित किया गया, 2005 में, 2008 में या 2012 में। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि जमीन को कंप्यूटरीकृत डाटा बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसके माध्यम से जो डेटा है ये आपका प्रमुख रूप से डिजिटल ढंग में परिवर्तित किया जा रहा है, या आप ऐसे कह सकते हैं जमीन का विवरण, जमीन का विवरण जमीन का विवरण डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए। तो आपका ये तो एकदम स्पष्ट हो गया कि पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये आपका आया है 2005 से। देखिए इसमें याद आपको क्या रखना है, इसमें एक चीज आप बहुत स्पष्ट ये याद रखिएगा कि पहले क्या होता था कि लेखपाल के पास कानूनगो इनसे कनेक्टेड एक दस्तावेज ये रखते थे जो अब क्या होता था, कागज का दस्तावेज कभी बारिश की वजह से भीग गया, कभी चूहे ने काट दिया, कुतर दिया, इस प्रकार की समस्याएं लगातार बनी रहती थी। तो इस प्रकार की समस्याओं से निजात के लिए इसको ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से इसको कंप्यूटर में फीड कर दिया गया। अब इसको आईडी पासवर्ड के माध्यम से, जैसे एक सिस्टम खराब होता है तो दूसरे सिस्टम में आईडी पासवर्ड को डाल करके आसानी से देखा जा सकता है, आसानी से वहां से आगे बढ़ा जा सकता है, जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 2 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हाँ चलिए मैक्सिमम का जवाब भी आ रहा है, बिल्कुल। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। इज द राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न नंबर 3 के क्रम पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक वर्ष में लेखपाल के द्वारा कितनी बार खेत का दौरा किया जाता है। मतलब कितनी बार दौरा, मतलब खेत का दौरा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि खेत का कितनी बार दौरा करना उसको अनिवार्य होता है। कितनी बार दौरा करना लेखपाल के लिए अनिवार्य होता है। तो कह रहा है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो देखिए लेखपाल खेतों का दौरा, अगर हम जैसे कहें कि लेखपाल खेत का दौरा क्यों करता है, तो याद रखिएगा कि लेखपाल खेत का दौरा पड़ताल करने के लिए करता है। और पड़ताल किसका वो करेगा, तो पड़ताल वो करता है फसल का। और आप जानते हैं ऋतु के आधार पर फसलें 3 प्रकार की बोई जाती हैं। खरीफ की फसल, आप जानते हैं किसकी, खरीफ की फसल। इसके अलावा आप याद रखिएगा रबी की फसल, किसकी फसल, रबी की फसल। और इसके बाद आपका आता है किसकी फसल, तो याद रखना इसके बाद आता है आपके जायद की फसल। किसका फसल आता है, जायद की फसल आता है। तो अब देखिए 1 जुलाई से ये आपका प्रारंभ हो रहा है और ये आपका 30 जून तक ये पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये फसलों का क्रम है, ये फसलों का क्रम आपका वार्षिक हो गया। और ये 1 वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसका मतलब कि खेत का दौरा या खेत का पड़ताल लेखपाल को हर हाल में कितनी बार, 3 बार। ठीक है, चलिए ठीक है, हाँ चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको आपको आंसर सहित ये चीजें नहीं मिल आंसर सहित चीजें आपको डलवा देंगे। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 4 कह रहा गांव रजिस्टर का निर्माण, कह रहा कि गांव रजिस्टर का निर्माण जिलाधिकारी द्वारा कितने वर्ष पर कराया जाता है। तो देखिए जो गांव रजिस्टर होता है, ये जो गांव रजिस्टर होता है, ये याद रखिएगा कि गांव का, ये गांव का स्थायी विवरण होता है। ये क्या होता है, तो ये गांव का स्थायी विवरण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गांव रजिस्टर। अब इसमें क्या किया जाता है, जैसे कुछ लोग मृत हो गए, फिर कुछ चीजें मतलब परिवर्तन हो गई, तो इसमें ध्यान दीजिएगा
कि जो परिवर्तन होता है इसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत लंबे समय पर किया जाता है। मतलब इसमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन अपेक्षाकृत लंबे समय तक होता है। और अपेक्षाकृत लंबे समय का मतलब यहां पर हो गया कि गांव रजिस्टर में जो अपडेट और परिवर्तन होते हैं वह प्रत्येक 5 वर्ष पर किया कराया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। आपका राइट जवाब होगा क्या? आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष। क्लियर हो गया? मतलब ये कितने में तैयार होता है तो आप बताओगे कि ये प्रत्येक 5 वर्ष पर इसको तैयार किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न नंबर 5 कह रहा विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया था? ये एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है। विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग। तो विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग जो है, विकेंद्रीकरण की अगर हम बात करते हैं, जैसे सीधे सीधे हम विकेंद्रीकरण की अगर हम आपसे पहली बात करें तो आप जानते हैं पंचायतों में शक्तियों को, याद रखिएगा, पंचायतों में शक्तियों को निचले स्तर पर, पंचायतों में शक्तियों को निचले स्तर पर पहुंचाना, ये आपका मुख्य रूप से क्या कहलाता है? तो इसको याद रखिएगा कि ये आपका मुख्य रूप से कहलाता है विकेंद्रीकरण। और इसके लिए विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग पूछ रहा है 2002 में, 2005 में, 2010 में, 2012 में। तो याद रखिएगा कि इसके लिए यह आपका 2005 में, कब? 2005 में इस आयोग की स्थापना की गई, जो इस प्रकार की जो विकेंद्रीकरण और प्रशासन में जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ समस्याएं हैं, इसके सुधार के लिए जो आवश्यक कदम है वो निश्चित तौर पर समय समय पर उठाता रहेगा। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल क्लियर हुआ? चलिए, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है। अच्छा, कोई लिखा है कि गौतम राम लिखे कि रिकॉर्डिंग क्लास है। 8:18 आपकी घड़ी में हो रहे हैं। तो आप सबसे पहली बात तो आपको पूरा फोकस रखना चाहिए पढ़ने पर। पहली बात कि ये चीजें मायने नहीं रखती कि ज्ञान आपके पास कैसे आ रहा है। बस मैं इतना ही कहूंगा, आप अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, बस इसके बाद मैं और कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, एक टीचर आपके लिए, मैं सुबह जल्दी उठ करके ठंडियों में नहा धो करके आपके लिए मैं रात में क्वेश्चन बना करके मैं मेहनत कर रहा हूं। कि क्यों कर रहा हूं? कि मैं ये बताऊं कि मैं ग्रामीण विकास पढ़ाता हूं? नहीं, इसलिए ताकि आप एक लंबे समय से जब आप मेहनत की होंगे, एक लंबे समय से आप प्रैक्टिस करेंगे, एक लंबे समय की तैयारी करेंगे, तो जब नोटिफिकेशन आएगा, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा सरल होंगी। तो बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और आप जो है अच्छे से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाइए। बस एक दिल से ये आपके लिए आशीर्वाद है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 5 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 का राइट जवाब था ऑप्शन नंबर बी। तेरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूछ रहा है कि ये कब प्रारंभ की गई, आपको बताना है। चलिए, तो इसको याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूछ रहा है कि कब प्रारंभ की गई। तो ये प्रारंभ किया गया था अटल, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री, आपके पूर्व प्रधानमंत्री, हालांकि उस समय तो वो प्रधानमंत्री मतलब कि उस समय वो जिंदा थे। ये घटना कब की है? तो याद रखिएगा कि 25 दिसंबर को। और ये आपका ध्यान दीजिएगा कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा। अच्छा, ये तो इसका अगर आपसे डेट पूछता है तो इसको याद रखिएगा। 25 दिसंबर को आप इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के अवसर पर, सुशासन दिवस के रूप में आप इसको मनाते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा कि सुशासन दिवस और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए एक बात और याद रखिएगा, क्या कि यह 100% केंद्र सरकार की
100% केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है? तो ये 100% केंद्र सरकार की योजना है और इसको प्रारंभ किया गया है कब से? तो इसको याद रखिएगा कि यह आपका प्रारंभ हुआ है वर्ष 2000 से। बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए, हाँ, मैक्सिमम का जवाब भी आ रहा है और मैक्सिमम बता भी रहे हैं सुशासन दिवस। चलिए बिल्कुल, तो क्लियर हो गया। तो इसको याद रखिएगा कि ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया वर्ष 2000। आइए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 के क्रम पर देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के पश्चात किस नंबर की है? चलिए कमेंट करिए। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के पश्चात किस नंबर की है? कह रहा 15वें नंबर की है, 11वें नंबर की है, 7वें नंबर की है और कह रहा कि 5वें नंबर की है। तो आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जनगणना, या ऐसे सीधा इतना कहे कि 2011 की जनगणना, उसमें कुछ भी प्रयोग न किया जाए, तो आप बताएंगे कि 2011 की जनगणना आपकी किस नंबर की है? तो ये आपके 15वीं जनगणना है या ये 15वें नंबर की जनगणना है। लेकिन आपसे प्रयोग किया गया है स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब ये तो आपकी कुल 15वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात की ये 7वें नंबर की जनगणना है। तो और इसको याद रखिएगा। तो भाई 1951 में पहली बार स्वतंत्रता के पश्चात, अब अभी आपका 2011 का आपके पास डेटा है। तो अगर आप देखिए तो यहां से अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये आपके कितने नंबर पर आ जाएगी? 7वीं बार। इसको याद रखिएगा, मतलब कहां पर 15वीं होगा और कहां पर आपका ये, बिल्कुल। तो इसको याद रखिएगा कि कौन से नंबर की जनगणना है? 7वीं जनगणना है। आइए, कह रहा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। कह रहा है कि क्या हम 20 नवंबर को मनाते हैं, 22 नवंबर को मनाते हैं, 24 नवंबर को, 26 नवंबर को? तो याद रखिएगा कि दुग्ध दिवस का आयोजन है, ये दुग्ध दिवस का आयोजन किसके तौर पर किया जाता है? तो याद रखिएगा कि भारत में आई कौन सी क्रांति? तो इसको याद रखिएगा, भारत में आई श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो सीधा बताएंगे आप कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। किसमें? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। इसको याद रखिएगा। इसके लिए आपकी कौन सी क्रांति आई थी दोस्त? तो आप बताओगे कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए आपकी क्रांति आई है श्वेत क्रांति। पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति कब आई? तो इसको याद रखना आप कि श्वेत क्रांति आपकी आई है 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में। अब आपसे यह भी कहा जा सकता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो जनक के लिए याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीज। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये आपके श्वेत क्रांति के क्या है? जनक हैं। अब डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है, ये इनका जन्म दिवस याद रखिएगा, इनका जन्म दिवस जो है वो है 26 नवंबर को, और इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को दुग्ध विकास जो मतलब दुग्ध दिवस का आयोजन करते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल, हाँ, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के ये बर्थडे के अवसर पर हो गया दोस्त। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कह रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में अनिवार्य रूप से लगी होनी चाहिए? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा क्या है कि आबादी, मतलब आबादी 5000 के आसपास, मतलब 5000 से कम नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा 25% लोग न्यूनतम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाए, लेकिन न्यूनतम कृषि कार्य में लगे हों, तो वो हम उसको गांव की परिभाषाओं के दायरे में बांटते हैं। तो आपका 9 का राइट जवाब क्या होगा दोस्त? 9 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 25%। ऑप्शन नंबर ए 25%, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 25%। भाई उसकी परिभाषा ही है कि अगर 25% से कम लोग कृषि कार्य में लगे हैं तो ये आपका प्रमुख रूप से 50 नहीं होगा,
मैक्सिमम 50 दे रहे हैं, लेकिन 50 नहीं होगा। इसको याद रखिएगा कि ये इसकी परिभाषा है कि मिनिमम 25% क्या होना चाहिए, ये लगे होने चाहिए। इसको आप अपना अच्छे से मॉडिफाई कर लीजिए, ठीक है। आइए अब ए आने लगा, आप पलटी मारने लगे। अब कह रहा पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। पूछ रहा यह कथन किसका है? ये आपके लखपाल, याद रखिएगा, ये आपके लखपाल 2015 का प्रश्न है। लखपाल 2015 का प्रश्न है। कह रहा पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। इसका मतलब समझ रहे हैं? कह रहा कि अपनी मांग, पूर्ति जो होती है मतलब हम कितना दे सकते हैं, इसी के आधार पर मांग बनता है कि नहीं, हम इनसे इतने डिमांड करेंगे जितना ये दे सकते हैं। चाहे वो कोई खेत का फसल हो, चाहे वो किसी कंपनी फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है तैयार करने की, वो सारी चीजें। तो कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है? कीन्स का है, मार्शल का है, रॉबर्टसन का है, और कह रहा है जेवी से का है। आप कमेंट करिए और कमेंट करके बताएंगे। चलिए, मैक्सिमम का आना चाहिए, और मैक्सिमम का जवाब आने भी लगा है। और मैक्सिमम जवाब बी, कुछ लोगों का बी सी बी सी आ रहा है, लेकिन इसका जवाब, राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेवी से। तो ये आपका जेवी से का ये मुख्य रूप से स्टेटमेंट है। आइए प्रश्न नंबर 11 के क्रम पर चलते हैं। कह रहा पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई थी? कह रहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में, चलिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई थी। तो याद रखिएगा, एक बात मैंने आपको बताया कि चकबंदी अधिनियम कब आया। एक प्रश्न तो यह है कि चकबंदी अधिनियम कब आया, तो आप बताओगे कि चकबंदी अधिनियम आया 1953 में। चकबंदी अधिनियम लागू कब हुआ, या आप इसको कह सकते हैं कि प्रारंभ कब हुआ, तो आपका जवाब होगा कि 1954, 1954 में। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं एक ट्रायल हुआ, लेकिन ट्रायल के बाद ये पूरे में कब लागू किया गया, तो इसको याद रखिएगा कि 1958 में चकबंदी को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। ये 3 डेटा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 11 का राइट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1958। आइए प्रश्न नंबर 12, कह रहा चकबंदी की प्रक्रिया में कम से कम 5 सदस्य होते हैं, जबकि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? जैसे हमने आपको बताया कि चकबंदी की प्रक्रिया में कम से कम 5 सदस्य होते हैं, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं? कह रहा 8, 11, 13 और 15। आप जानते हैं चकबंदी का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो इसको याद रखिएगा कि चकबंदी का मुख्य अधिकारी जो होता है वो आपका होता है चकबंदी। कौन होता है? तो इसको याद रखिएगा कि वह आपका होता है चकबंदी आयुक्त होता है। दोस्त बोलो कौन होता है? तो आप बोलोगे चकबंदी आयुक्त होता है। और कुल मिलाकर के अधिकतम, मतलब ये अधिकतम ये आपके कितने हो सकते हैं? तो आप बताओगे कि निम्नतम 5, अधिकतम 11 हो सकते हैं। तो बोलिए प्रश्न नंबर 12 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और क्या बात है, मैक्सिमम ने एक सिरे से 11 11 11 11 जवाब दिया है। चलिए बिल्कुल, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और लेते हैं सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा तहसील दिवस का आयोजन कब किया जाता है? कब किया जाता है? तो कह रहा माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को, माह के प्रथम एवं तृतीय गुरुवार को, माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आपसे कहे कि थाना दिवस कब आयोजित किया जाता है, तो आपका जवाब होगा कि माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को। लेकिन माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 14। कह रहा गांवों की सूची के रजिस्ट्रार का रजिस्टर, गांवों की सूची के रजिस्टर का पुनरीक्षण कौन करता है? पुनरीक्षण मतलब रजिस्टर का पुनरीक्षण कौन करता है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि लेखपाल के द्वारा किया जाता है, तहसीलदार के द्वारा किया जाता है, आयुक्त के द्वारा किया जाता है। आपको कमेंट करना और कमेंट करके बताना है कि ये किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए दोस्त, बिल्कुल, अच्छा मैक्सिमम का कमेंट आना, देखिए कमेंट लगभग 500 के आसपास हमारी संख्या है।
कमेंट सभी लोग करिए, जितना बढ़िया आप कमेंट करेंगे उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में फीड होगा। ये चीज आप याद रखिएगा दोस्त। तो देखिए देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि गांव की सूची के रजिस्टर का पुनरीक्षण। तो याद रखिएगा कि गांव के स्तर पर, गांव के स्तर पर जो प्रमुख रूप से यह कामकाज होता है, यह संपादित किया जाता है किसके द्वारा? तो आप इसको याद रखना कि यह लेखपाल के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, क्या नक्शा खसरा खतौनी में किसी भूल या परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र किसको दिया जाता है? कह रहा कि नक्शा में कोई त्रुटि हो गई हो, खसरे में कोई त्रुटि हो गई हो, खतौनी में कोई त्रुटि या भूल हो गई हो, तो इसके परिवर्तन के लिए किसको दिया जाएगा? तहसीलदार को दिया जाएगा, लेखपाल को दिया जाएगा, कलेक्टर को दिया जाएगा, या कह रहा कि राजस्व निरीक्षक को दिया जाएगा। चलिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। हाँ चलिए, और मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, और आप में से मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है, बिल्कुल, और बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आना शुरू हो गया है, लेखपाल ए, बहुत सारे लोग का जवाब आ रहा है, लेकिन नहीं, ये याद रखिएगा अगर किसी प्रकार का कोई भूल परिवर्तन होता है तो ये एप्लीकेशन आप तहसीलदार को देते हैं, और ये तहसीलदार उसके बाद यहां पर क्या करता है, उसकी जांच कराता है। और ये जांच कौन करेगा? तब जाकर के ध्यान दीजिएगा, जांच का क्रिया या जांच का कार्य लेखपाल करेगा, और लेखपाल को अपनी लगानी पड़ेगी इसमें रिपोर्ट, और लेखपाल के रिपोर्ट के ही आधार पर सारी चीजों का परिवर्तन संभव होता है। तो इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बोलिए क्लियर हो गया? आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा कृषि वर्ष कब समाप्त होता है? कृषि वर्ष कब समाप्त होता है? 31 जनवरी को, 30 जून को, 31 दिसंबर को, 20 सितंबर को। तो देखिए, आप देखिए इसको एकदम स्पष्ट याद रखिएगा। कृषि वर्ष, तो कृषि वर्ष की जब भी बात होगी तो यहां एक प्रश्न आपसे पूछेगा कृषि वर्ष के प्रारंभ का, और कृषि वर्ष के एक आपसे पूछेगा कृषि वर्ष के अंत का। किसका? मतलब प्रारंभ का, और एक प्रश्न आपसे बनेगा अंत का। जब प्रारंभ की बात होगी तो प्रारंभ होगा 1 जुलाई से। बोले कहां से होगा? जुलाई से। और किससे होगा? तो इसको याद रखिएगा कि खरीफ की फसल से। बोलो किससे होगा? तो आप बोलोगे कि खरीफ के फसल से। और जब हम अंत की बात करेंगे तो अंत आपका होगा 30 जून को, और याद रखिएगा किससे होगा? तो ये आपके जायद की फसल से। अब अगर वो घुमाना चाहे तो इसी में से आपसे ये, अगर वो बदलना चाहे तो बदल करके यहां पर क्या होता है, ये आपका चेंज कर दिया जाता है। तो कृषि वर्ष, ये आप इसको याद रखिएगा कि इसका जुलाई कहां से, अंत कहां तक, और किस फसल से शुरुआत, किस फसल से इसका अंत। तो ये आपका राइट जवाब क्या हो गया? 16 का राइट जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। बोलिए क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल। समाप्त पूछा है, अंत पूछा है, शुरुआत नहीं पूछा है ना। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, अब मैक्सिमम कमेंट सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। कह रहा मैकडाउ रोग का कारण क्या है? बताएंगे मैकडाउ रोग का कारण क्या है। ध्यान दीजिएगा कि मैकडाउ रोग जो है, ये मैकडाउ रोग प्रमुख रूप से एक हार्मोन्स, ध्यान दीजिएगा कि हार्मोन्स पशुओं की हार्मोन्स पशुओं के मस्तिष्क में, हार्मोन्स पशुओं के मस्तिष्क में ज्यादा स्रावित होने से होता है। क्या होता है? ज्यादा स्रावित होने से ये होता है, और इसमें सामान्य रूप से पागलपन जैसी क्रियाएं दिखने लगती हैं, और ये प्रायांश की वजह से होता है। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 17 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न नंबर 18। कह रहा गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो ध्यान दीजिएगा, जब हम गुलाबी क्रांति, कह रहा प्याज से, आलू से, अंडा से, तिलहन से, तो गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज से, और इसके अलावा और किससे पूछा जा सकता है? तो याद रखिएगा कि झींगा मछली उत्पादन से। किससे? झींगा
झींगा मछली उत्पादन से ये आपका संबंध है किसका? प्याज का। आलू की बात करेंगे दोस्त तो आप इसको रट डालिएगा कि गोल क्रांति का सीधा सा संबंध है किससे? आलू से। अंडा क्रांति की बात करेंगे तो अंडे उत्पादन में वृद्धि के लिए रजत क्रांति लाई गई थी और रजत क्रांति के माध्यम से मुर्गी पालन और अंडा पालन। तिलहन की जो हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पीली क्रांति। क्या याद रखना आप? पीली क्रांति को आप याद रखिएगा कि पीली क्रांति ये आपका प्रमुख रूप से क्या? तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। बोले क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं सेशन का प्रश्न नंबर 19। कह रहा कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? कह रहा है कि क्या हम इथेन का प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कह रहा है ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करते हैं। आपको कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है कि इसके लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं। आप में से मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। चलिए बिल्कुल, और बिल्कुल, और जवाब मैक्सिमम 19 का बी 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 बी, मैक्सिमम का जवाब 19 का बी 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 आने लगा है। तो दोस्त याद रखिएगा इसका राइट जवाब भी है क्या? एसिटिलीन। हम कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रमुख रूप से एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। तो इस द राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20। कह रहा आयोडीन युक्त हार्मोन, कह रहा कि थायरॉक्सिन है, कह रहा इंसुलिन है, कह रहा एड्रिनेलिन है और कह रहा टेस्टोस्टेरोन है। आपको कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है कि ये आपका प्रमुख रूप से क्या है। चलिए मैक्सिमम का कमेंट यहां पर भी आना चाहिए और मैक्सिमम का कमेंट आ भी रहा है। तो याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं आयोडीन युक्त हार्मोन का तो ये होता है आपका थायरॉक्सिन, और याद रखिएगा आपके गले के दोनों तरफ जाकर के इकट्ठा होता है। इसीलिए तो आप कहते हैं ना कि एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और चूंकि ये गले में यहां पर इसका गले में ये भागों में इसका क्या होता है? इकट्ठा होता है। इसीलिए एक प्रश्न आपसे पूछता है कि आयोडीन, प्रश्न क्या पूछता है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, इसीलिए चूंकि ये गले में इकट्ठा होता है, ये तो आयोडीन से होने वाला रोग जो होता है वो आपका होता है घेघा। और घेघा रोग कहां होता है? तो ये याद रखिएगा कि ये मनुष्य के गले में सामान्य रूप से होता है। तो इसको याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 20 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम का जवाब आया। बिल्कुल। आइए दोस्त प्रश्न नंबर 21 के क्रम पर चलते हैं। कह रहा किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? कह रहा कि मेढक के, मछली के, मानव के और कह रहा कि केचुआ के। तो देखिए जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन, आप जानते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है वो अगर हम मनुष्यों की बात करते हैं तो आप जानते हैं मनुष्यों के जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसमें होता है जिसको आप बोलते हैं आरबीसी। लेकिन याद रखिएगा, चलिए आप में से मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा होगा सही, केचुआ जो होता है इसके ये ध्यान दीजिएगा भाई, मनुष्यों के आरबीसी में ये जाकर के घुलता है, लेकिन हीमोग्लोबिन केचुओं के कहां? तो याद रखिएगा केचुओं के ये जाकर के प्लाज्मा में घुलता है। इसको आपको याद रखना है। तो बोलिए इसका राइट जवाब क्या हो गया? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। प्रश्न नंबर 21 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। प्रश्न नंबर 22 कह रहा मानव शरीर में रक्त दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? कह रहा स्फेरोमीटर के द्वारा किया जाता है, अमीनोमीटर के द्वारा किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है और एमीटर के द्वारा किया जाता है। एकदम बिल्कुल सरल सा प्रश्न है और आप में से मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए इसके लिए। चलिए, और आप में से मैक्सिमम जवाब, हाँ बिल्कुल, और मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है 21, 22 मैक्सिमम 22 के लिए जवाब करेंगे। 22 के लिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए और 22 का सी 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 एक लगभग सभी लोग एक बार कमेंट करिए, ऑप्शन नंबर सी लिखे, स्फिग्मोमैनोमीटर, इस सभी का आना चाहिए। स्फिग्मोमीटर बताइए, चलिए कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 23 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? कह रहा बौना गेहूं मानव निर्मित है, संकर मानव निर्मित है, ट्रिटिकेल मानव निर्मित है और कह रहा सोयाबीन। तो देखिए गेहूं और राई,
तो ध्यान दीजिएगा, इनके जो मादा सेल्स होते हैं, मादा कोशिकाएं जो होती हैं, और राई का जो नर कोशिका होती है, इस दोनों के संयोजन से आप ध्यान दीजिएगा, जो हाइब्रिड जिसको आप बोलते हैं ट्रांसजेनिक ढंग से ट्रिटिकेल बनाया जाता है। और ये ट्रिटिकेल जो होता है ये पशुओं के, इसका सर्वाधिक प्रयोग पशुओं के, ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग सर्वाधिक पशुओं के चारा में किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। तो बोलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा ट्रिटिकेल होगा। कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो इसको याद रखिएगा। कुछ लोग संकर भी बता रहे हैं, लेकिन देखिए संकर तो हम लोग किसको बोलते हैं? संकर का मतलब होता है हाइब्रिड होता है। ये हमने पूछा है अनाज कौन सा है, तो अनाज है ट्रिटिकेल। ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 24, कह रहा लौंग क्या है? तो देखिए जब कह रहा लौंग क्या है तो ये याद रखिएगा, कह रहा कि तना की गांठें हैं, जड़ की गांठें हैं, बंद कलियां हैं, बीज हैं। तो आप जानते हैं सूखी कली, याद रखिएगा कि सूखी कली के तौर पर हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? लौंग का। और ये लौंग क्या होता है? बंद कलियों का सूखा रूप होता है। बंद कलियों का सूखा रूप क्या होता है? लौंग होता है। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट जवाब क्या होगा? मैक्सिमम। और आपने मैक्सिमम ने दिया भी है, हाँ बिल्कुल। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आएंगे प्रश्न नंबर 25 के क्रम पर, देखेंगे प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। कह रहा अदरक जिसको हम अपने प्रयोग में लाते हैं, कह रहा ये राइजोम भाग होता है। कह रहा केसर जो हम इसका प्रयोग करते हैं, कह रहा ये एक प्रकार का बीज होता है। कह रहा अफीम जो हम प्रयोग करते हैं ये भी एक प्रकार का बीज होता है। और कह रहा सन जो हम प्रयोग करते हैं ये तने से प्राप्त किया जाता है। आपको कमेंट करना है और कमेंट करके आपको बताना है कि इसका राइट जवाब क्या है। तो देखिए आप में से मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है और आप में से मैक्सिमम सही जवाब भी बता रहे हैं। लेकिन देखिए जो केसर है ये बीज भाग से नहीं प्राप्त किया जाता है, बल्कि ये आपके इस पुष्प भाग से प्राप्त किया जाता है। ये पुष्प का एक भाग होता है। इसका मतलब प्रश्न नंबर 25 में गलत जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ था, क्या? केसर। आइए प्रश्न नंबर 26 के क्रम पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक फल के तौर पर जाना जाता है? कह रहा कि क्या आलू एक फल माना जाता है? कह रहा मूली एक फल मानी जाती है? कह रहा भिंडी एक फल मानी जाती है? और कह रहा कि शकरकंद इसमें से एक फल माना जाता है। चलिए मैक्सिमम कमेंट करिए और कमेंट करके आप बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फल माना जाता है। और जवाब आने भी लगा 26 के लिए। मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए और 26 के लिए चलिए मैक्सिमम कमेंट करेंगे। और 26 का जवाब आने लगा है। तो देखिए याद रखिएगा कि इसमें से भिंडी, आपका जो भिंडी है ये भिंडी एक प्रकार का फल मानी जाती है। तो इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए 27, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? कह रहा कि सलजम तना है, अदरक, गाजर और शकरकंद। तो याद रखिएगा अदरक एक तना है, बाकी ये तीन के तीनों आपकी क्या है? तो तीन की तीनों आपकी जड़ है। तो ये आपका 27 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 27 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अदरक। भाई अदरक हो गया, आलू हो गए, इस तरीके की जो चीजें हैं हम उनके तने का प्रयोग करते हैं। मैक्सिमम का कमेंट भी आना चाहिए, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 28, कह रहा निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? कह रहा खटमल नहीं है, मकड़ी नहीं है, घरेलू मक्खी नहीं है, मच्छर नहीं है। तो देखिए कीट के लिए जो सबसे सामान्य परिभाषा होती है वो पैर के माध्यम से होता है। और जो कीट होते हैं इनके सामान्यतः 6 पैर माने जाते हैं। कितने? तो इनके सामान्यतः 6 पैर माने जाते हैं। लेकिन मकड़ी कीट वर्ग का अपवाद मानी जाती है। कीट वर्ग का अपवाद क्यों हम बोलते हैं? तो इसको याद रखिएगा। तो हम इसको कीट वर्ग का अपवाद बोलते हैं। और अपवाद इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। तो बोलिए प्रश्न नंबर 28 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 28 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक है। हाँ मैक्सिमम। चलिए कमेंट आ रहा है। नेक्स्ट 29, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? मतलब ये एकमात्र ऐसा है जो उड़ने वाले पक्षी के तौर पर मतलब जाना, एकमात्र
ऐसा पक्षी है जो उड़ने वाले पक्षी के तौर पर माना जाता है। कह रहा वो चमगादड़ है, कौवा है, चील है, तोता है। तो उड़ने वाले जीवों में जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है वो आपका है कौन? ये है आपका चमगादड़। और इसको याद रखेगा, इसको निशाचर वर्ग में, मतलब निशाचर वर्ग में इसको शामिल किया जाता है। निशाचर का मतलब यहां राक्षस नहीं बल्कि रात्रि में जागने वाला होता है। तो प्रश्न नंबर 29 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 29 का मैक्सिमम जवाब सही दे रहे हैं और प्रश्न नंबर 29 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। आइए नेक्स्ट अगले से चलते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा अंडे देता है? तो कह रहा एकिडना अंडे देता है, कंगारू अंडे देता है, सेही, और कह रहा कि व्हेल। तो देखिए एकमात्र, मतलब इस पृथ्वी पर एकमात्र स्तनधारी, मैक्सिमम का जवाब क्या आ रहा है? बिल्कुल 29 का ए आ रहा है, 29 का ए। चलिए ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि एकमात्र, मतलब आपको क्या बताना है यहां पे कि एकमात्र वो कौन सा ऐसा स्तनधारी है, एकमात्र वो कौन सा ऐसा स्तनधारी है जो सामान्य रूप से अंडे देती है? तो याद रखिएगा एकिडना। कौन है? एकिडना। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट जवाब क्या है? प्रश्न नंबर 30 का राइट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए आप निश्चित तौर पर 2 शब्द कमेंट लिखिएगा, आपको सेशन कैसा लगा। और देखिए एक चीज तो ये निश्चित है कि आपने शेयर नहीं किया, क्योंकि अगर आप शेयर करते तो निश्चित तौर पर ये संख्या आगे की ओर बढ़ती और मैं ये देख लूं कितना लाइक है। तो देखिए आप लगभग 600 के आसपास आपकी संख्या देख रही है और केवल 344 लोगों ने लाइक किया है। तो इस सेशन को क्यों कंटिन्यू रखा जाए? मैं इस पर विचार करूंगा कि अब आगे से आपको इसे लाना है कि नहीं, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे जैसा चाहिए था वैसा सपोर्ट मुझे आपका मिल नहीं रहा है। ठीक है, बहरहाल चलिए ध्यान दीजिएगा कि चलिए 2 शब्द आप निश्चित तौर पर लिखिएगा। और चंद्रा इंस्टीट्यूट ने ध्यान दीजिएगा कि लेखपाल का न्यू ऑनलाइन बैच ये आपका रनिंग में है। गूगल, आप कैसे आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ेंगे? आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाइए और देखिए कैसे ज्वाइन करना। अगर आप पहले से ज्वाइन किए हैं या ऐप है तो ठीक है, आप समझते हैं। अगर नहीं, अगर आप नए हैं तो आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और जा करके यहां पर आपको लिखना है चंद्रा इंस्टीट्यूट, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। और चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे ही आदरणीय वागेश सर की डीपी लगी हुई ऐप आएगी और इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आप आगे स्किप करते हुए ऑप्शन में जाएंगे, जहां ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट में आपको अपना नाम डालना है, आपको अपना जो चालू मोबाइल नंबर हो उसको डालना है, अपने पसंद से जैसे फेसबुक इत्यादि पे कोई आईडी बनाते हैं और जैसे आप अपना पासवर्ड का चयन करते हैं। तो आप इसके माध्यम से आप अंदर चले जाएंगे और अंदर जाएंगे तो होम के बाद आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स के लाइव कोर्स होगा और इसमें आप चले जाएंगे तो आपको लेखपाल, याद रखिएगा कि यहां आपको लिखा होगा लेखपाल न्यू बैच, और आसानी से आप बाई करिए और बाई कोर्स करके आप आसानी से कोर्स से जुड़ जाइए। अगर आपको इन चीजों में कोई समस्या हो रही हो तो आप अपने व्हाट्सएप पर एक नंबर सेव करिए और वो नंबर है 8299310097। ये आप चंद्रा इंस्टीट्यूट के नाम से सेव करिए और उसके बाद इसके व्हाट्सएप पर जाइए और लिखिए एंट्री लेखपाल, एंट्री लेखपाल, और लिख करके आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। आपको सिंपली चीजों को ज्वाइन कराया जाएगा। तो चलिए दोस्त, ठीक है, और ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यही विराम हम देते हैं और सेशन को आगे की ओर, ठीक है, मैं आज लगवा देता हूं। अगर आप कल की क्लास में अगर आप सपोर्ट करते हैं तो चीजों को और बेहतर ढंग से आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज इस क्लास में थैंक यू, नमस्कार।